Good evening, students. Now we'll continue with the distance time graph. Sorry, displacement time graph. Okay. So देखो, what is displacement time graph? ध्यान से देखिएगा. देखो, in case of wave, what is displacement time graph? यहाँ पर हम लोग along y axis यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? Along y axis हम लोग बोलेंगे जो displacement. ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. हमने y एक्सिस पे क्या दिखाया? डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्यू कैसे दिखाया? देखो, बॉडी अदर्स वीडियो में आपका आवाज जा रहा है, तो जब रिकॉर्डिंग होगा ना तो पता चलेगा. तो यहाँ ध्यान से सुनिए. मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए, बॉडी जब ऑसिलेट करेगा, ध्यान से देखिए ना, ये मीन पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस करेगा, फिर मीन में आएगा, फिर ऐसे डिस्प्लेस होता है ना डिस्प्लेसमेंट. तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. एंड टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज अ टाइम. यहाँ पर टाइम हो गया. अब मैं आपको बता देता हूं, ये मीन पोजीशन है. दिस इज द मीन पोजीशन. समझ में आ गया? ठीक है. दिस इज द मीन पोजीशन. अब यहाँ पर सपोज करो कोई लिक्विड है, इसमें हमने क्या किया? कोई भी प्लास्टिक या कुछ भी हमने यहाँ रख दिया लिक्विड में, स्टेशनरी लिक्विड में. हमने ऊपर से स्टोन गिराया तो यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया. हम एयर में भी दिखा सकते थे, बट एयर से सब कंपैरेटिवली आपको वाटर में समझना आसान पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पर होता वही है जो एयर में होता वही वाटर में होता है. खाली डिफरेंस क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कम होता है. समझ में आ रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के मॉलिक्यूल का स्पेस कम होता है. क्लियर? अब देखो, यहाँ पर जब यहाँ डिस्टर्ब होगा तो यहाँ ये ऑसिलेट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन. अब देखिए, बॉडी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. क्लियर? अब पहले यहां से जब स्टार्ट होगा तो सबसे एक साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सबसे ऊपर की तरफ करेगा मीन पोजीशन से. यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसके बाद तो नीचे गिरेगा ना, तो यहां से सबसे हाइट में उठेगा. अब देखो, यहां से स्टार्ट हुआ ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया. उसके बाद देखिए, ये यहां गया, मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर कवर हो गया, इस मैक्सिमम. और वेव ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि देखो अब कितना आ जाएगा, मैक्सिमम कुछ लेवल तक तो जाएगा. उसके बाद तो फिर मीन पोजीशन पर आएगा. इसका मतलब इट विल अगेन कम टू द मीन पोजीशन. ठीक है, ऐसे करके. समझ में आ रहा? एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर देखो अगेन कम टू डाउन. ठीक है, वापस से नीचे आएगा. तो देखो, नीचे आने का मतलब मीन पोजीशन से फिर अगेन डाउन, सबसे लीस्ट में गया नीचे. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धीरे 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 अगेन इट विल कम टू मीन पोजीशन. हाँ, ये ऑसिलेशन एक ही जगह पर करेगा. आप जब भी वेव डिस्टर्ब, मतलब जब भी किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हो ना, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता, वो वेव आगे बढ़ता है. कल मैंने बताया ना, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता. द डिस्टर्बेंस दैट मूव अहेड. ठीक है. तो ऐसे करके वेव क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा. समझ में आ गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. मैंने आपको सबसे टॉप का पॉइंट को हमने क्या कल उस दिन बोला था क्लास जब करा रहे थे? क्रेस्ट. सो दिस इज द क्रेस्ट. क्रेस्ट, ये भी हो गया क्रेस्ट. और नीचे का जो पॉइंट है उसको हमने ट्रफ बोला था. सो दिस इज ट्रफ. यहां भी ट्रफ था, है ना? और हमने बोला था जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ, है ना? क्लियर? और कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज दिस इज आल्सो द वेवलेंथ. समझ में आ गया? ट्रफ का मतलब हो गया जब पार्टिकल मीन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करेगा तो मैक्सिमम ऊपर नीचे, तो मैक्सिमम जो हाइट कवर करेगा ऊपर की तरफ. ठीक है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट, ये पीक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट. और जब नीचे जाएगा मीन पोजीशन, उसके बाद नीचे जाएगा तो एकदम बिलो द मीन, एकदम सबसे लोएस्ट, वो पार्ट कहलाता है ट्रफ. समझ में आ गया? अब मेरी बात को सुनिए, जो वेवलेंथ हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन कंप्लीट ऑसिलेशन, या फिर हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज द वेवलेंथ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो, क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन से और वहीं पर पहुंच गया तो इसका मतलब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। देखो ये गया, ये नीचे आया, यहां ही पहुंचा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। बात समझ में आ रहा है? तो एक ऑसिलेशन जब पार्टिकल कंप्लीट किया, हंस क्यों रहे हो? एक ऑसिलेशन जब पार्टिकल कंप्लीट किया तो इस एक ऑसिलेशन में वेव कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है? ठीक है, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ और हम देखेंगे यहीं पर आकर के एक बार एंड कर गया, तो ये वाला हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। या टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर हम काउंट करेंगे क्रेस्ट से, तो देखो यहां से स्टार्ट किया, यहीं आके पहुंच गया, तो वो वन ऑसिलेशन कहलाएगा, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो देखो यहीं आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? वेव के बीच का ये डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ। क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज दैट। अब यहां पे देखिएगा आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्लियर हो गया आप लोगों को। और एक बात बताता हूं कि जो मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन से जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये वाला देखो, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोले थे। ये वाला क्या था? एम्पलीट्यूड था ये वाला। दिस इज द एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया? यानी कि मीन पोजीशन से आइदर साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या इधर का या मीन पोजीशन से यहां का, ये क्या हो गया? ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब आगे देखो रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहो तो यहां पर हम सिंबल दे देते हैं। दिस इज व्हाट? एम्पलीट्यूड। दिस इज व्हाट? एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये वाला सिंबल हमने क्या लिखा था? ये लिखा था हमने वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये और ये सिंबल लैम्डा, दिस आर वेवलेंथ। ये क्या हो गया? मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन समझ में आ गया? क्लियर? इस हाँ बोलिए ना। हाँ हम बोल रहे हैं ना, हम बोले आप लोगों का मिनिमम साउंड तो जाएगा ही ना यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सो ये हो गया आपका ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। मिटा दूं इसको, देखिएगा। तो हम तो पूछे भाई, अच्छा बना लो ना, वो थोड़ा हेल्प। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ, हम तो पूछे भाई, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इसके बीच में रिलेशन हमको फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो वेवलेंथ के डिस्टेंस के मतलब सॉरी डिफिनीशन के हिसाब से वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकंड, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, सॉरी वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, तो वेवलेंथ ये देखना, now listen सुनो, साइलेंटली सुनो। तो वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ट्रेवल्ड बाय वेव in one complete यही ना होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, ना लिसन आगे घूमो, और ना आगे घूमो, अरे छोड़ दो, नहीं आप आगे घूमो ना। लिसन, समझ में आ गया? समझ में आ गया?
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसको हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी इंटू वेव वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि एक बार ऑसिलेशन करने में वेव कुछ दूर गया और एक बार ऑसिलेशन करने में कुछ तो टाइम लगा, और एक बार ऑसिलेशन करने में कुछ तो टाइम लगा ना, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी हमने क्यों लिखा, उधर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, वेव वेलोसिटी हमने क्यों लिखा, देखो भाई हेलो उधर शिफ्ट हो जाओ, क्यों समझ नहीं रहे हो बात, उधर शिफ्ट हो जाओ ना, ठीक है। वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, तो वेव वेलोसिटी हमने क्या बोला था, एक सेकंड में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या होगा, वो वेव वेलोसिटी हो गया, और एक सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे गिवन मतलब आपका टाइम पीरियड में वेव कितना आगे बढ़ता है, समझ में आ गया। तो गिवन टाइम पीरियड में वेव कितना आगे बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वेव कुछ दूर जाएगा, उसी को ना वेवलेंथ बोले थे, इसलिए हमने यहां पर बोला वेवलेंथ इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। समझ में आ गया। अब देखिए वेवलेंथ को हम लोग ये रिलेशनशिप पहले लिख लो, बाद में इसका यूनिट लिखेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको कैसे, वेवलेंथ इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ये हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखा देंगे। दिस इज द रिलेशनशिप, देखो वेवलेंथ इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। समझ में आ गया, क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट इट नाउ। अब देखो, अब एक चीज और मुझे याद पड़ा, वो क्या, सुनिए, हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस रिलेशनशिप को यहां से, इसको मिटा दूं, लिख लिए हैं आप लोग ऊपर वाला, ठीक है। देखिए यहां देखो, सो आई कैन राइट हियर वेव वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड इक्वल टू वेवलेंथ, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वेव वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड इनटू वेवलेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम ऐसे लिख दिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाय जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग लिख देंगे 1 बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग थोड़ा मान लो सपोज कर हमने इनसे दिखाया और टाइम पीरियड को हमने लैम्डा से दिखाया, ऐसे दिखा सकते हो। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से भी दिखा देते हैं बहुत बार फ्रीक्वेंसी को। इफ यू विश यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय, इफ यू विश, ठीक है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। अच्छा, तो हमने क्या बोला, वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेवलेंथ। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व को कोई भी, तो देखो ये दोनों ही रिलेशन काम में आएगा। कौन कौन सा रिलेशनशिप, एक ये रिलेशनशिप और दूसरा ये रिलेशनशिप, ये दोनों ही काम में आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। Now come to the next point, speed of sound in different media। अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड क्या हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, इधर बैठो आर्यन, इधर बैठ जाओ, इधर से आपका वो गिर जाएगा। Now listen, देखो now listen यहाँ देखो, हमने यहाँ बोल दिया स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया में साउंड का स्पीड क्या होता है, लिसन, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। द फैक्टर ऑन विच लिखेंगे फैक्टर
on which speed of sound depend. एक तो तुम नेक्स्ट तो तुम काम करो ना। देखो दो फैक्टर होता है, फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, दिल्ली में तुम तो बोला इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम यानी कि मीडियम का इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सेकंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यानी कि मीडियम कितना इलास्टिक होगा या फिर मीडियम कितना डेंसर होगा, इसी पर साउंड का स्पीड डिपेंड करता है। क्लियर? यस। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने शेप को रिगेन कर ले। अगर बॉडी को ऐसे खींचोगे और वो अपने शेप में आ जाए तो इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर? तो इलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ? हाँ, इलास्टिक मटेरियल। देखो यहाँ पर अब समझ में आ गया। तो बॉडी जब अपने शेप को रीगेन कर ले देन इलास्टिसिटी ज्यादा है। और डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मैटर भरे पड़े, दैट इज कॉल्ड द मास। समझ में आ गया हमने क्या बोला? कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पर है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है या यंग्स मॉड्यूलस होता है। आगे 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 वो देखो, यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम E को बताएंगे। E यहाँ पर क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। आगे देखो फिर यंग्स मॉड्यूलस। डेंसिटी ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो यहां पर देखो, ये एक्सपेरिमेंटली देखा, ईशान पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा। यहां पर देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो आपका वेव वेलोसिटी है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू रखा, इलास्टिसिटी का वैल्यू रखा। एक मिनट, do this beside नाउ लिसन, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब मेरी बात को सुनो, इलास्टिसिटी का वैल्यू रखा, डेंसिटी का वैल्यू रखा, ये दोनों वैल्यू रखा, दोनों वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो देखा साउंड का जो वेलोसिटी है वो आ रहा है 279.5 मीटर पर सेकेंड। 279.5 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअल जो वेलोसिटी होता है वो होता 330 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा फ्लिकर किया ना, थोड़ा सा कम हुआ ना, तो ये किसी रीजन की वजह से कम हुआ है। ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साउंड का एक्चुअल वेलोसिटी थोड़ा सा डिक्रीज किया। ठीक है, तो बाद में जो है लेप्लेस, एक साइंटिस्ट थे, लेप्लेस नाम के एक साइंटिस्ट, तो वो आए, उन्होंने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि ये जो जब भी साउंड किसी मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल होता है तो मीडियम का जो है आपका मीडियम का टेम्परेचर हाई नहीं होता, बढ़ता नहीं है। समझ में आ गया? सो दैट चेंज यहाँ पर बोला, इस चेंज को जब कोई भी वेव ट्रैवल करे और मीडियम का टेम्परेचर नहीं बढ़े, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। समझ में आ रहा है? उसको यहाँ पर बोला गया आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, तो आइसोथर्मल चेंज है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बाद में लेप्लेस ने इसको ठीक किया और बोला ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, जो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रहे हो, ये यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू एक फैक्टर देना, इक्वल टू दिस इनटू डेंसिटी। ये फैक्टर देना है यहाँ पर लैम्डा। क्लियर? एक सिंबल है यहाँ पर, वेवलेंथ नहीं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है? ये स्पेसिफिक हीट होता है। किसका? मीडियम का। ठीक है, तो यहां पर इट इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस
गैस का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पर और उसी गैस का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका रेशियो होगा यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सॉरी, एक होगा कांस्टेंट प्रेशर पर, एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से मैं बता रहा हूं, उसको रिपीट कर रहा हूं, ये आपका होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे वाला होता है इस पी डैश कर दिया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये वैल्यू मिला, तो दिस इनटू नाउ पी, ठीक है, ये वाला क्लियर, दिस इनटू पी, ठीक है। तो ये फैक्टर है यहां पर, ओके। तो ये कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा लिखने में ये हो गया, ये वाला सिंबल कुछ ऐसा हो गया, सॉरी, वाई की तरह थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ऐसा हम उल्टा लिख दिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करो, ठीक है, क्लियर। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इज इट क्लियर, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो कांस्टेंट इनटू आपका पी, ठीक है, पी। और ये जब टेम्परेचर नहीं बढ़े किसी मीडियम का वेव ट्रेवल करने से, दैट चेंजेस कॉल्ड एडियाबेटिक चेंज, ठीक है, क्लियर। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज एडियाबेटिक चेंज, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नाउ। तो यानी कि फाइनली V जो है दैट विल बी व्हाट, V फाइनली V क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, P डिवाइडेड बाय ये डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्लियर। यहां पर प्रेशर हो गया, यहां डेंसिटी हो गया, बस यहां पर प्रेशर हो गया, ये डेंसिटी हो गया, और यहां पर क्या हो गया, एक ये कांस्टेंट है, इसका फिक्स वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, सबको कैलकुलेट करके देखा गया। देखो यहां पर इसका वैल्यू होता है, इट इज गिवन हियर 1.4, ये कांस्टेंट है 1.4, ठीक है, ये दे दिया। और P क्या है, प्रेशर, इस ये यहां पर ये जो है ना P, ये प्रेशर है, तो प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जब सब कुछ नॉर्मल होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तब प्रेशर क्या होगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू अगर देखोगे तो इसका वैल्यू दिया है 1.4, ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट यहाँ होगा, क्लियर। उसके बाद इसका वैल्यू क्या था, प्रेशर का 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, मोस्ट प्रोबेबली इट इज गिवन, यहाँ पर यही वाला है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 1.01 होना चाहिए, 01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद ये क्या है, डेंसिटी, उस मीडियम का डेंसिटी का वैल्यू सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो 1.293 केजी पर क्यूबिक मीटर सब बिठाया ना यहाँ पर। उसके बाद कैलकुलेट किया तो देखा एकदम जो साउंड का वेलोसिटी है उसके साथ पूरा लगभग मैच कर गया, यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ देखा इट इज 330.7, कितना करीब हो गया, कितना करीब है, काफी करीब है, 330.7, यानी 330 के बहुत करीब है। पहले केस में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्यों डिफरेंस था वो भी हमने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करना था, तो मॉडिफाई करके ये दिया गया, क्लियर। अब एक चीज देखिएगा, साउंड का जो स्पीड होता है ना वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगा, यानी कि मीडियम का डेंसिटी जितना हाई होगा साउंड का वेलोसिटी उतना हाई होगा, क्लियर। अब आप ये देखोगे कि जो एयर में जो स्पीड होता है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर वाटर में ले लो तो 1490 समथिंग लाइक दिस, इसी के आसपास है। स्टील में ले लो तो काफी ज्यादा होता है 5100 मीटर पर सेकेंड स्टील में, यानी कि मीडियम जितना हार्ड होगा, जितना डेंसर होगा, साउंड का वेलोसिटी उतना हाई होता चला, क्लियर, समझ में आ गया। जितना मीडियम डेंसर उतना साउंड का वेलोसिटी हाई, क्लियर। उसके बाद ये देखिएगा कुछ एग्जांपल है जो बताता है कि साउंड जो होता है स्टील में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है देन एयर। कैसे पता चलेगा, मान लो स्टील का आपने लंबा रॉड रख दिया, ठीक है,
एक साइड पर अपने कान रखा, दूसरे साइड पर बोला कि किसी को स्ट्रक करने है साउंड करने के लिए, ठीक है। आप देखोगे एक साइड में आपको डबल साउंड सुनाई देगा, देख लेना, डबल साउंड सुनाई देगा। एक साउंड कहां से आया, एक साउंड सीधे स्टील से ट्रेवल किया, उसका भी तो वाइब्रेशन होगा ना पार्टिकल का, उससे जो साउंड सुनाई दिया, एक साउंड एयर से आया, तो जो एक साउंड स्टील से आया वो आपको पहले सुनाई दिया, और एक साउंड एयर से आया उसकी ठीक बाद सुनाई दिया, देखना डबल साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि स्टील में जो साउंड का स्पीड होता है वो हाई होता है कंपेयर टू एयर के। रेलवे ट्रैक में भी देखना ऐसा होता है, ठीक है, दूर से रेल आ रही है, आपका साउंड पहले पता चल जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें साउंड का वेलोसिटी बहुत हाई होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे कुछ फैक्टर्स जो कि साउंड के स्पीड को इफेक्ट करता है, किसमें, गैस में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो साउंड के स्पीड को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है, एक ही पेज है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू विथ इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।